Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 20th of January 2026. तो गाइज आज है तारीख 20 जनवरी 2026 और है ट्यूसडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे वो सभी के सभी करंट अफेयर्स इस लेक्चर के अंदर हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल से डिस्कस करेंगे। एंड इस सेशन के अंदर में जो सबसे बेस्ट पार्ट होने वाला है वो है हर एक आर्टिकल के साथ में हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जिससे आपको एक अंदाज़ा लगेगा, एक जानकारी मिलेगी, एक गाइडेंस आपको मिलता चले जाएगा कि हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं, जो चीज़ें पढ़ रहे हैं वो वाकई में एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है। वो सारे डाउट्स आपके इस सेशन के अंदर में क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, बाकी ये जो लेक्चर का पीडीएफ आप अपने सामने देख पा रहे हैं, एक सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का पीडीएफ, ये आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर में। आपको करना क्या है, सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पे जाना और वहाँ पे जाके लिखना दीपक यादव एजुकेशन पीडीएफ, ये वाला चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इन लेक्चर के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर पाओगे। तो चलिए फिर दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के डिस्कशन की। आज हमारे पास में काफ़ी सारी खबरें हैं, जैसे कि आप लोगों ने देख लिया होगा आज के थंबनेल में कुछ खबरों के बारे में हम लोगों ने मेंशन कर रखा है, तो उनको हम बहुत विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें हमारा सबसे पहला जो आर्टिकल है दोस्तों, ये बहुत काम का है। विटामिन्स को लेकर क्या हुआ है ना, एक्चुअली में पिछले कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो बहुत सारे सवाल यूपीएससी ने पूछे हुए हैं। अभी एक आर्टिकल छपता है साइंस डेली के अंदर में, जहां पर विटामिन ए डेफिशिएंसी के बारे में बात की गई है कि विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी है इसकी वजह से क्या क्या जो इम्पैक्ट है वो हमारे शरीर के ऊपर में पड़ सकते हैं। साइंस डेली का आर्टिकल है। मैं आपको बहुत सारे प्रश्न ऐसे दिखा सकता हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीएससी के, जो साइंस डेली से डायरेक्ट मतलब सेंटेंस टू सेंटेंस उठा के पूछे जा चुके हैं। तो इस वजह से कुछ आर्टिकल्स इसमें काम के हैं जो आपको पता होना चाहिए। एक्चुअली में क्या है, जो विटामिन ए है ये मेंशन किया जा रहा है कि मे बी ये हेल्प कर रहा है कैंसर को छिपाने के लिए इम्यून सिस्टम से। तो इसको लेकर एक रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है, आगे मैं इसके बारे में और भी जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहले आपको एक बेसिक सा फैक्ट पता होना चाहिए कि ये विटामिन ए जो है ये एग्जैक्टली है क्या। ये एक फैट सोल्यूबल विटामिन है। फैट सोल्यूबल का मतलब होता है कि ये विटामिन बहुत इजीली फैट के अंदर में डिसॉल्व हो जाता है, यानी बॉडी में अगर ये विटामिन ए जाता है तो बहुत इजीली फैट में डिसॉल्व हो जाएगा और डिसॉल्व होने के बाद में सीधा हमारे बॉडी में लिवर में जाकर स्टोर होता है। और विटामिन ए या कोई भी दूसरे अन्य प्रकार का मटेरियल है दोस्तों, अगर हम उन चीज़ों का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा कर लेते हैं तो किसी भी चीज़ की जो अति है वो नुकसान पहुंचाती है। विटामिन ए की बात करेंगे तो इसका भी जो एक्सेस इनटेक होता है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर विटामिन ए कंज्यूम किया जाएगा तो ये बॉडी में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। फिर रिसेंटली एक रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश होती है जिसमें यह बताया गया कि विटामिन ए से जो डिराइव्ड मॉलिक्यूल्स यानी विटामिन ए के मॉलिक्यूल्स ये हमारे इम्यून सिस्टम को बुरी तरह से इम्पैक्ट कर सकते हैं। इवन उसकी जो लड़ने की क्षमता है, कैंसर से लड़ने की क्षमता, उसमें एक बदलाव भी लेकर आ सकते हैं। यानी विटामिन ए का रोल न्यूट्रिशन के अलावा भी दूसरे और टाइप से हो सकता है, ये एक रिपोर्ट कहती है। जिस वजह से आपने इस रिपोर्ट के अंदर जाना तो नहीं है डिटेल से, आपने करना क्या है, केवल और केवल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से विटामिन ए को पढ़ लेना है कि विटामिन ए है क्या, इसकी कमी की वजह से हमारे शरीर में क्या होता है, इसकी पूर्ति किस किस चीज़ों से की जा सकती है और विटामिन ए के मेन सोर्सेज क्या क्या होते हैं। बस इतना ही आप लोगों ने पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले जब हम विटामिन ए की बात करते हैं तो डाइट में जब भी ये विटामिन ए होगा ये दो प्रकार के फॉर्म्स में हो सकता है। देखो अब यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो वेज हैं, बहुत सारे लोग हैं जो नॉन वेजिटेरियन डाइट को प्रेफर करते हैं। दोनों ही डाइट से हमको विटामिन ए मिल सकता है। अगर आप एग्जैक्टली देखोगे, जिसमें यहाँ पर आर्टिकल में मेंशन किया जा रहा है, जो विटामिन ए है जो एनिमल बेस्ड फूड से मिलता है यानी नॉन वेज फूड से मिलता है, वो बेसिकली है रेटिनॉल। ठीक है, ये रेटिनॉल के जरिए विटामिन ए मिलता है। डायरेक्टली हमारा जो शरीर है वो इस विटामिन ए का इस्तेमाल करता है। लेकिन ये रेटिनॉल कहाँ से मिलता है, एनिमल बेस्ड फूड से। इस बात को याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एनिमल बेस्ड फूड में स्पेशली क्या क्या सोर्सेस हो गए, जैसे बीफ लिवर की बात हो रही है, उसके अलावा फिश में बात हो रही है, सैल्मन फिश, कॉड लिवर ऑयल, या एग्स की बात हो रही है, मिल्क, चीज़, बटर जैसे यहाँ पर मटेरियल्स की बात हो रही है या फूड आइटम्स की बात हो रही है। ये वो सोर्सेज हैं बेसिक तौर पे, जिसमें से आप देख पाओगे जो रेटिनॉल है इसका प्रेजेंस रहेगा, जिसकी वजह से जो विटामिन ए है ये हमारे बॉडी के अंदर में पहुंच सकता है। फिर ये तो हो गया दोस्तों यहाँ पर, मतलब अगर हम इनमें कुछ सोर्सेज को देखें तो नॉन वेज सोर्सेज के तौर पे विटामिन ए किस तरीके से बॉडी में मिल रहा है या हमारी बॉडी किस तरीके से यूज़ कर रही है। फिर आता है यहाँ पर प्रो विटामिन ए। प्रो विटामिन ए के अंदर में जब हम बात करते हैं तो ये है एग्जैक्टली कैरोटिनॉइड्स।
कैरोटिनॉइड जो है ये प्लांट बेस्ड फूड्स के अंदर में पाया जाता है, जैसे गाजर वगैरह हो गई, कैरेट वगैरह में ये कैरोटिनॉइड्स हमको देखने को मिलता है। तो ये प्लांट बेस्ड फूड्स में पाए जाते हैं। प्लीज़ इस बात को भी नोट कीजिएगा क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। तो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट जो प्रो विटामिन ए है, जिसमें हम लोग बीटा कैरोटीन की बात करते हैं, यानी कि विटामिन ए आपको कहाँ कहाँ से मिल जाता है, उसके मेजर सोर्सेज वेज सोर्सेज की बात करेंगे, प्लांट बेस्ड फूड सोर्स की बात करेंगे तो उसमें कैरेट है, स्वीट पोटैटोज हैं, मैंगोज हैं, उसके अलावा कैंटलूप है, स्पिनक है, ब्रोकली है एंड डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं। ये सारे के सारे यहाँ पर वेजिटेबल आइटम्स एक अल्टीमेट सोर्स हो जाते हैं किसके, विटामिन ए के, याद रखिएगा, ठीक है। तो एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स में से क्या मिल रहा है, रेटिनॉल, प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट से मिल रहा है बीटा कैरोटीन, और दोनों के दोनों मेन सोर्स किसके हैं, विटामिन ए के मेन सोर्सेस हैं। दैट्स इट, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि ठीक है, विटामिन ए के बारे में समझ में आया, कहाँ से मिलता है ये समझ में आया, मेन फंक्शन क्या होता है विटामिन ए का। इसका मेन फंक्शन होता है बॉडी की ग्रोथ के ऊपर में। देखो बहुत सारे मल्टीविटामिन्स होते हैं जिसकी एक अल्टीमेट रिक्वायरमेंट होती है डेली बेसिस पे हमारे बॉडी के अंदर में। जो ये विटामिन ए है ये ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, स्पेशली आंखों के लिए, विजन के लिए बहुत ज़रूरी है। रात में क्या होता है, जैसे से अंधेरा होने लगता है बहुत सारे लोगों को दिखना थोड़ा सा कम शुरू हो जाता है, फिर धुंधला यहाँ पर दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो नाइट विजन की जब हम लोग बात करते हैं स्पेशली, तो नाइट विजन को मजबूत करने के लिए ये विटामिन ए की ज़रूरत पड़ती है। तो ये विजन से एसोसिएटेड है, यानी विटामिन ए की कमी होगी मतलब नाइट ब्लाइंडनेस पहले होगा, या कह सकते हैं ब्लाइंडनेस जैसी सिचुएशन होने लगती है, यानी दिखने में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है विटामिन ए के कमी की वजह से, ठीक है। उसके अलावा स्किन रिलेटेड कुछ इश्यूज भी हमको देखने को मिलेंगे, जैसे विटामिन ए अगर प्रॉपर मात्रा में बॉडी में जाता है तो वो हेल्दी स्किन को मेंटेन करके रखेगा, म्यूकस मेम्ब्रेन्स को यहाँ पर मेंटेन करके रखेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम को मेंटेन करके रखेगा। अगर ये नहीं जाता है तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर देता है, क्योंकि एक अल्टीमेट जो लिमिटेड वे में विटामिन की रिक्वायरमेंट हमारी होती है, ठीक है। विटामिन ए की जब बात करते हैं तो ये किस किन चीज़ों के लिए ज़रूरी है, सबसे पहले हमारे हड्डियों के लिए, टीथ के लिए, सॉफ्ट टिश्यूज़ के लिए भी ज़रूरी है। इसीलिए बोला गया है ये मेन सोर्स है ग्रोथ और डेवलपमेंट का, और ये सारे के सारे ऑर्गन्स वो हैं जो ऑब्वियसली ग्रोथ और डेवलपमेंट में हमारी हेल्प करते हैं। विटामिन ए प्रेगनेंसी के समय पर या फिर ब्रेस्ट फीडिंग के समय पर एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरतमंद विटामिन माना जाता है। इम्यूनिटी को सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाता है, जैसे कि अभी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन किया। फिर इसकी कमी की वजह से क्या होता है, पहली चीज़, अगर ये विटामिन ए किसी के शरीर में बहुत कम है तो समस्या ये आएगी, ध्यान से सुनिएगा, पहली डेफिशिएंसी होगी, और डेफिशिएंसी की वजह से पहला होगा नाइट ब्लाइंडनेस। जैसे मैंने आपको बताया जब कई बार बहुत अंधेरा हो जाता है तो दिखना कम हो जाता है, ठीक है। तो डिम लाइट में दिखना बहुत कम हो जाता है, नहीं ब्लाइंडनेस वाली सिचुएशन हो सकती है विटामिन ए की कमी की वजह से। दूसरा जो मेजर डेफिशिएंसी होती है उसका नाम है ज़ेरोफ्थैलेमिया, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, ये एक सीवर आई डिसऑर्डर है, अगेन आई से रिलेटेड है, सीधा सीधा विटामिन ए की डेफिशिएंसी हमारी आंखों पे बुरा असर डाल सकती है, याद रखना है। फिर उसके बाद हाइपर केरेटोसिस, इससे क्या है, विटामिन ए की कमी की वजह से ये भी हो सकता है, जिससे ड्राई, रफ या स्कैली स्किन वगैरह हो सकती है, स्किन में खुरदरापन हो सकता है, ड्राई स्किन हो सकती है क्योंकि स्किन नरिश नहीं हो पा रही है ड्यू टू दी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, ठीक है। अब सवाल यह है कि इसका ट्रीटमेंट कैसे लेना है। विटामिन ए के सप्लीमेंट्स होते हैं, कई बार फूड में फोर्टिफिकेशन किया जाता है, यानी कि फूड में इसको मिलाया जाता है, मिल्क, सीरियल्स वगैरह ऐड करे जा सकते हैं, जिससे विटामिन ए की कमी जो है ये पूरी की जा सकती है, याद रखिए, ठीक है। और अगर इसको बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लिया जाए, विटामिन ए की जो हम कह सकते हैं कि रिक्वायरमेंट है उसको हमने क्रॉस कर दिया है, इसका वॉल्यूम लगातार शरीर में बढ़ता चले जा रहा है, तो इससे हाइपर विटामिनोसिस ए यानी विटामिन ए टॉक्सिसिटी भी हो सकता है। ऑब्वियसली जैसे हमने बताया हर चीज़ की लिमिट है, उस लिमिट से अगर उसको ज़्यादा करेंगे तो वो नुकसान ही देगा फायदे के बजाय, ठीक। अब जो भी बातें मैंने आप लोगों को दोस्तों विटामिन ए के रिगार्डिंग बताई है, कभी भी आपको रिवाइज करना है तो उसके लिए आपको ये रिवीजन पॉइंटर्स बना कर दिए गए हैं। ये याद रखिएगा कि विटामिन ए एग्जैक्टली क्या है ना, दो फॉर्म्स में मिलता है, रेटिनॉल और बीटा कैरोटीन के फॉर्म में। रेटिनॉल एनिमल फूड से मिलता है, बीटा कैरोटीन हमें प्लांट फूड से मिलता है, ठीक है। ये प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के समय पर बहुत ज़रूरी है, और विटामिन ए की कमी की वजह से ये सब प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब आपको एक छोटे छोटे रिवीजन पॉइंटर्स एक पैकेट बना कर दिए गए हैं कि कभी भी भविष्य में आपको रिवाइज करना हो तो दोबारा सारे पीडीएफ्स उठाकर रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल तौर पे इतना छोटा छोटा सेक्शन रिवाइज कर सकते हैं, इससे आपका काम हो जाएगा। आपको बस खाली करना इतना ही है, सब कुछ बना बनाया मिल रहा है, कंटेंट बना बनाया मिल रहा है, पीडीएफ्स मिल रहे हैं, आपको करना इतना है, टाइम टू टाइम सारी चीज़ें रिवाइज करते रहना है, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपने लगाते रहना है,
ठीक है, पहला आर्टिकल समाप्त हुआ। लेकिन सवाल यह है, विटामिन्स हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है? क्या कोई ऐसा क्वेश्चन यहां पर बन जाता है विटामिन्स वगैरह को लेकर? जरा ये बताओ। बिल्कुल, देखो ये सवाल है यूपीएससी के साल 2014 का, 2014 का ये यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और उसके बाद आप देख पाओगे यूपी पीएससी की बात करेंगे तो प्रीलिम्स में 2024 में भी यहाँ पे सवाल पूछा गया है। मतलब विटामिन्स मल्टी मिनरल्स ये एक सेक्शन माना जाता है। और इसमें पैटर्न क्या आता है? सवाल यह है कि किस पैटर्न के बेसिस पे सवाल पूछे जाते हैं। तो यह है आपके सामने पैटर्न। यहाँ पर आपको 3 विटामिन्स के नाम दिए गए हैं, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई। और पूछा गया है कि इन विटामिन्स की कमी की वजह से कौन कौन सी डेफिशिएंसी यानी कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं, कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। आपने बताना है कि इन तीनों पेयर्स में से कौन कौन से जोड़े सही तरीके से मैच हुए हुए हैं। क्या विटामिन सी की वजह से स्कर्वी होता है? जी बिल्कुल होता है, सही बात है। स्कर्वी क्या है? स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है जो विटामिन सी की वजह से यहाँ पर विटामिन सी की कमी की वजह से हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा विटामिन डी की वजह से क्या ये रिकेट्स होता है? बिल्कुल होता है। रिकेट्स की जब हम लोग बात करते हैं तो हड्डियां बहुत सॉफ्ट सी हो जाती हैं, कमज़ोर सी हो जाती हैं। ऑब्वियसली बात है, विटामिन डी हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, ये तो हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी सही है। फिर थर्ड कहता है कि जो विटामिन ई है, क्या ये नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ई की कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होता है? कहोगे नहीं, ये तो हमें कंफर्म पता है, अभी पढ़कर आए हैं, विटामिन ए की कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ना कि ई की कमी की वजह से। तो इसलिए जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है वो गलत है, बट फर्स्ट एंड सेकंड सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर, 2014 का यूपीएससी पीवाईक्यू। अब उसके बाद ये वाला जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसका आंसर आप दोगे मुझे, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में लंबा चौड़ा दिख तो रहा है, लेकिन एक छोटी सी टेक्निक इसके अंदर में लगनी है। एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से आप पूरा क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाओगे। यहां पे आपको लिस्ट बनाकर दी गई है 2, लिस्ट नंबर 1 एंड लिस्ट नंबर 2। यहां पर विटामिन्स के नाम है और डिजीज के नाम है कि भाई इस विटामिन की कमी की वजह से कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। आपने बताना है कोड के मामले में कि भाई ये जो कोड है किस तरीके से मैच होगा, कौन सा कोड सही है इन चारों में से। तो पहला कहता है विटामिन ए की कमी की वजह से बीमारी होती है बेरी। दूसरा कहता है विटामिन बी की वजह से जो बीमारी होती है वो है ब्लाइंडनेस। तीसरा कहता है कि विटामिन सी की वजह से जो कमी होती है क्या वो रिकेट्स है। चौथा कहता है विटामिन डी की वजह से यहाँ पर क्या जो कमी होती है वो स्कर्वी है। इसको मिलाना है, आपने बताना है विटामिन ए की वजह से क्या होता है, विटामिन बी की वजह से क्या होता है ना, ए की वजह से क्या होता है, बी की वजह से यहाँ पर क्या होता है। इस तरीके से आपने मैच करना है और मैच करते हुए कोड बनाना है। ठीक है, आप ये कोड आराम से बना दोगे, बहुत इजी है। एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करके भी कोड बना दोगे, मतलब साफ साफ इसमें दिख रहा है कि एग्जैक्टली इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन आंसर देता है। फिलहाल नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर से देना है आपने। चलिए अगला आर्टिकल यहां पर बात करता है डार्डेनलेस स्ट्रेट के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्पेशली यहां पे हम बात कर रहे हैं प्लेसेस इन न्यूज़ के बारे में। तो एक स्ट्रेट चर्चाओं में है, ये स्ट्रेट तुर्की के पास में है। ये तुर्की जो आपको दिख रहा है, ठीक है, तुर्की से ग्रीस तक अगर हम जाएंगे, ग्रीस से यहाँ पे ऊपर यूरोपियन यूनियन का पूरा हिस्सा शुरू हो जाता है। तुर्की और ग्रीस के बीच में एक समुद्र आता है जिसको बोलते हैं एजियन सी, याद रखिए। ठीक है, अब दोस्तों सी ऑफ मरमरा भी यहीं पर आता है, लेकिन सी ऑफ मरमरा को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन बन चुके हैं, मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे बन चुके हैं। सबसे पहले ये देखिए ध्यान से, ये तुर्की है, तुर्की से इधर की साइड में पूरा ये यूरोप है, इनके बीच में आता है एजियन सी। एजियन सी से थोड़ा और अंदर की साइड में आप जाओगे तो यहाँ पे आता है सी ऑफ मरमरा। सी ऑफ मरमरा से पार निकलोगे तो यहाँ पर है ब्लैक सी, और ऊपर की साइड में यूक्रेन वगैरह मिल जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया, मैप हमने पढ़ रखा है कई बार। लेकिन सर ये बताओ, एजियन सी से किसी को सी ऑफ मरमरा के अंदर में जाना हो या एजियन सी से ब्लैक सी तक जाना हो तो कैसे जाएगा इंसान? मैं कहूँगा बहुत सीधा सीधा रास्ता है। क्या रास्ता है भाई? एजेंसी से जहाज़ लेकर निकलो, इस रास्ते से होते हुए इस रास्ते से पार होके ब्लैक सी में पहुंच जाओ। क्वेश्चन यह है, ठीक है, लेकिन ये रास्ता बंद है क्या? नहीं, बंद नहीं है। यहाँ पर एक पतली सी गली बनाई गई है और उसको हम बोलते हैं ज्योग्राफी में क्या? स्ट्रेट। क्या कहते हैं हम इसको? स्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है स्ट्रेट जिसका नाम है डार्डेनल्स स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट वो पतली सी गली होती है जो दो बड़े समुद्र के हिस्से को जोड़ रही हो। तो यहाँ पर ये जो डार्डेनल्स स्ट्रेट है ये एजियन सी और सी ऑफ मरमरा को जोड़ने का काम करता है। अब सी ऑफ मरमरा से ब्लैक सी में जाते हैं तो यहाँ पर एक और छोटा सा स्ट्रेट है, लेकिन ये वाला जो स्ट्रेट है दोस्तों उसको बोलते हैं बॉस्फोरस स्ट्रेट। ये आप लोगों को पता होना चाहिए।
ठीक है। बॉस्फोरस स्ट्रेट कौन से दो समुद्र को कनेक्ट करता है? सी ऑफ मरमरा और ब्लैक सी को कनेक्ट करता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से याद रखना है। तो अभी हम क्या डिस्कशन कर रहे हैं दोस्तों? डार्डेनल्स स्ट्रेट के बारे में। तो हुआ क्या है, हाल ही में यहाँ पर एक बहुत बड़ा शिप ट्रैफिक देखने को मिला। टेम्पररी बेसिस पे यहाँ पर जो सिचुएशन है थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। एक टैंकर था जिसका इंजन फेल हो गया था, जिस वजह से यहाँ पर ट्रैफिक वगैरह लगा और इस वजह से ये चर्चाओं में है। फिर क्वेश्चन उठने लगा कि भैया डार्डेनल स्ट्रेट कुछ ज़्यादा पतला नहीं है, थोड़ा सा भी जाम लग जाए तो इससे समस्या हो जाएगी, जो जहाज़ है उसका ब्लॉकेज हो जाएगा। यहाँ से जहाज़ पास होता है, ऊपर ब्लैक सी में जा रहा है, ट्रेड होता है इस रूट से, ठीक है। तो इसके ऊपर में क्वेश्चन उठने लगा, जिस वजह से डार्डेनल स्ट्रेट न्यूज़ में आ गया। अब करना क्या है, आपने बेसिक फैक्ट्स पढ़कर चल रहे हैं, ये 2-4 जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले कि सर ये जो स्ट्रेट है एक नैरो स्ट्रेट है, पतला सा स्ट्रेट है जो नॉर्थ वेस्ट तुर्की में है। तुर्की का नॉर्थ वाला रीजन जिसमें डार्डेनल स्ट्रेट प्रेजेंट है, ये एजियन सी और सी ऑफ मरमरा को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। क्लियर हो गया? आगे आते हैं। अब यहीं पर आप देख पाओगे जो डार्डेनल स्ट्रेट है ना, ये मेन कंपोनेंट है किसका? सी ऑफ मरमरा और बॉस्फोरस स्ट्रेट का, क्योंकि इसी डार्डेनल स्ट्रेट के जरिए सी ऑफ मरमरा में जाते हैं, फिर वैसे ही बॉस्फोरस स्ट्रेट से क्रॉस करके ऊपर ब्लैक सी के अंदर में एंट्री मिल जाती है। बॉस्फोरस स्ट्रेट, डार्डेनल स्ट्रेट, एजेंसी से यहाँ गए अंदर, सी ऑफ मरमरा से ब्लैक सी। इसको रट लेना, काम की इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो जगह है, पतला सा रास्ता आपको दिख रहा है, यहाँ से दुनिया भर के जहाज निकलते हैं। कंट्रीज़ जो हैं ब्लैक सी के आसपास, जैसे ये रशिया हो गया, यूक्रेन हो गया, इनका व्यापार होना है तो यहीं से जहाज़ निकलते हैं, अनाज लेकर, ऑयल, गैस, फर्टिलाइज़र, मिलिट्री सप्लाईज हो गई। उसके अलावा यहाँ पर आप देख पाओगे और भी प्रकार के जो आइटम्स हैं वो लेकर इसी पर्टिकुलर एरिया से यहाँ पर ये सारे के सारे जो जहाज़ है वो निकल रहे होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन यह है कि इन जहाज़ों के इस एरिया का जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस यहाँ पर यह है कि ये पूरा का पूरा डार्डेनल स्ट्रेट आज के समय पर तुर्की कंट्रोल करता है, तुर्की के अंडर में आता है, ठीक है। वो अपने हिसाब से यहाँ पर इसको मेंटेन करता हुआ चलता है। बाकी इनमें क्या डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया है। ये आपके सामने रिविजन पॉइंटर्स हैं, प्लीज़ इस रिविजन पॉइंटर को पढ़कर चलिएगा, क्योंकि यही वो रिविजन पॉइंटर है जो आपको एग्जाम में सक्सेस दिलाएंगे, ठीक है। कि भाई डार्डेनल स्ट्रेट क्या है, जिसके बारे में हमने पढ़ा, ये कौन सी दो कॉन्टिनेंट को सेपरेट भी करता है, क्योंकि इधर तो हो गया यूरोप, ये हो गया भाई एशिया, दोनों को अलग करने का काम भी इसी डार्डेनल स्ट्रेट का है। समझ गए? ये पूरी तरह से तुर्की वाले हिस्से में है। आसपास कौन कौन से स्ट्रेट हैं वो डिस्कस कर लिया, कौन से समुद्र को जोड़ता है, और इस पूरे डार्डेनल स्ट्रेट को रेगुलेट किया जाता है एक अग्रीमेंट के माध्यम से, जिसको बोलते हैं मॉन्ट्रियक्स कन्वेंशन, जिसके तहत तुर्की को यहाँ पर इसकी मेजॉरिटी ऑफ पावर्स दे रखी हैं, ठीक है। समझ गए इस बात को? अब आइए, एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये मैं आप लोगों से चाहूँगा कि आप लोग इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में भर दें, लिटरली भर दें। अब तो आपको ये पता होना चाहिए। वैसे ये जो सवाल है ये यूपी पीजीटी के अंदर पूछा गया है, मतलब ऐसे मैंने क्वेश्चन ले लिया है क्योंकि हमने टॉपिक पढ़ा, मिलता जुलता एक सवाल मिला तो मैंने लगा दिया। मैं चाहता हूं कि आप इसका आंसर दें नीचे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन यह है कि जो सी ऑफ मरमरा है, जिसको अभी आपने मैप में पढ़ा, ये कौन कौन से 2 रीजन को कनेक्ट करने का काम करता है? क्या ये जो सी ऑफ मरमरा है ये ब्लैक सी और एजोफ सी को जोड़ता है, या ये सी ऑफ मरमरा ब्लैक सी और एजियन सी को जोड़ता है, या ये मेडिटेरेनियन और एड्रियाटिक सी को जोड़ता है, या फिर ये नॉर्थ एंड बाल्टिक सी को जोड़ता है? ज़रा बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में, जल्दी जल्दी यहाँ पर इसका आंसर लिखो। सभी लोगों को यहाँ पर लिखना है, पार्टिसिपेट करो जितना हो सके। देखें कितना एक्टिव हो आप लोग, कितना खुले दिमाग से हर एक चीज़ों को सुन रहे हो, ठीक है। चलिए अगला आर्टिकल यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, एक नई स्पीशी चर्चाओं में है, तो जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट का सेक्शन है। कभी कभी स्पीशीज न्यूज़ में होती हैं तो वो आपने पढ़ना ही है, काम की होती हैं। ये जो प्रजाति आपको दिख रही है दोस्तों, यह है एक सेसिलियन की प्रजाति। सेसिलियन इस प्रकार के एक कीड़े कह सकते हो, ये एम्फीबियन है। वैसे ये क्या है? एम्फीबियन। जैसे फ्रॉग एक एम्फीबियन होता है, जो बेसिकली जिनको एम्फीबियन कौन है, स्पेशली मैमल्स। आप एनिमल में क्या पढ़ते हैं? आप मैमल्स पढ़ते हैं, एम्फीबियंस पढ़ते हैं। ये एम्फीबियन ज़मीन पे भी रह सकता है, पानी में भी रह सकता है, समझे। वैसे यहाँ पर जो मैमल्स हैं, मैमल्स को सांस लेना ज़रूरी है तो वो बाहर आते हैं कई बार, मतलब आप देख पाओगे समुद्र में भी मैमल्स पाए जाते हैं, लेकिन वो बाहर आते हैं कई बार सांस लेने के लिए, ब्रीथिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, तो ये कुछ डिफरेंस होते हैं। ये एक एम्फीबियन है, इतनी बात याद रखिएगा। ये सीसलियन की नई प्रजाति पाई गई है और इस प्रजाति का नाम जो रखा गया है वो है जेग्नोफेस वाल्मीकि, क्योंकि ये प्रजाति जहाँ पे पाई गई है ना दोस्तों,
वो जगह है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर में वेस्टर्न घाट्स की पहाड़ियों में, और वहाँ पे एक मंदिर है वाल्मीकि मंदिर। उसी मंदिर से ही नाम यहाँ पर लिया गया है और इस प्रजाति को नाम दिया गया है गिग्नोफिस वाल्मीकि। ये एक रेयर एम्फीबियन स्पीशी है, बहुत ही ज़्यादा कम इस प्रकार की प्रजाति दिखाई दी जाती है। और ये पर्टिकुलर प्रजाति किस में आती है? सेसलियंस की प्रजाति में आती है, याद रखिएगा। सेसलियंस क्या होते हैं? वॉर्म जैसे एम्फीबियंस, जो अभी हमने एक फोटो में देखा था, इस प्रकार से कीड़े जो वॉर्म होते हैं ना, केंचुए जो होते हैं, उस प्रकार से ये एक प्रकार का ये एम्फीबियन है। तो याद रखिएगा ये एक एम्फीबियन है, एग्जाम में ऐसे प्रश्न बनते हैं। और सीसलियंस की क्या खास बात होती है? मोस्टली इनको दिखाई नहीं देता ज़्यादातर सीसलियंस को, या इनकी बहुत छोटी छोटी आइज़ होती हैं। इनका ज़्यादातर समय ज़मीन के अंदर यानी कि मिट्टी में गड्ढा खोद के ये नीचे जाकर रहते हैं, ज़्यादातर इनका समय वहीं पर बीतता है, इसलिए कई बार इनको हिडन एम्फीबियंस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, एम्फीबियंस में ज़्यादातर आपने नाम जंपिंग फ्रॉग्स का सुना है भाई, मेंढक है कूदता रहता है, उसका नाम एम्फीबियन के अंदर सुना होगा, या सेलेमेंडर्स का नाम सुना होगा। ये जो सीसलियंस है ना, ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी हैं। अलग से यहाँ पर आप कह सकते हैं ये भी एक एम्फीबियन है, तो उसमें कंफ्यूज मत हो ना, तीनों अगर नाम दे दे कि बताओ फ्रॉग्स, सेलेमेंडर, सीसलियन, ये किस प्रकार की स्पीशी है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। तो ये तीनों के तीनों एम्फीबियंस हैं, समझे? कहोगे ऐसे सवाल पूछ लेता है क्या जिस तरीके से आप यहाँ पर ये मेंशन कर रहे हैं? भाई ये देखो यूपीएससी का 2013 का क्वेश्चन, पैटर्न के बेसिस पे चलो कैसे सवाल पूछा जा रहा है, यही आपको राइट डायरेक्शन देगा। सवाल क्या है कि कंसिडर द फॉलोइंग एनिमल, सी काउ, सी हॉर्स, सी लायन। पूछ लिया इसने, बताओ इनमें से मैमल कौन सा है। इसलिए कह रहा हूं पढ़ लेना एम्फीबियंस के बारे में। ये बातें आपके न्यूज़पेपर के आर्टिकल के अंदर में लिखी गई हैं, जो मैं आपको निकाल कर छांट के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, समझे? तो जो सीसलियंस हैं ये ज़्यादातर क्या करते हैं? मिट्टी चुनते हैं, मिट्टी के अंदर में गड्ढे कर करके उसके अंदर में रहते हैं, जिससे मिट्टी के अंदर में एरेशन होता है। एरेशन मतलब मिट्टी में पोर्स, गड्ढे खुलते चले जाते हैं, जिससे पानी एंड तक, अंदर तक पहुंच पाता है, न्यूट्रिशन अंदर तक पहुंच पाता है, तो मिट्टी की हेल्थ को इंप्रूव करने में भी हेल्पफुल है। यानी एनवायरमेंट के लिए ये सीसलियंस बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, बाकी इनके बारे में मैंने आपको बेसिक बातें बता दी हैं। रिविजन करना है तो ये आपके सामने रिविजन पॉइंटर है भाई, इसको पढ़ लीजिएगा। एग्जाम में प्रश्न बन जाए कि बताओ रिसेंटली गिग्नोफिस वाल्मीकि रिसेंटली न्यूज़ में था, क्या है ये? कोई मंदिर है या क्या है? कंफ्यूज मत होना, ये एक सीसलियन की स्पीशी है जो रिसेंटली डिस्कवर करी गई है। और सीसलियन होते हैं एम्फीबियन, चाहे सीसलियन हो, चाहे वो सेलेमेंडर्स हो या फिर फ्रॉग्स हो, ये सारे के सारे एम्फीबियंस ही हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब 2013 का जो ये क्वेश्चन था, सी काउ, सी हॉर्स, सी लायन। भाई सी काउ सच सच बताना, अभी कुछ दिनों पहले पढ़ा नहीं पढ़ा है? दुगोंग, दुगोंग को ही सी काउ कहते हैं। और हमने कितनी बार पढ़ा कि जो दुगोंग है ये एक मैरीन मैमल है, समुद्र में रहने वाला मैमल है। तो ये पहला तो स्टेटमेंट सही है। दूसरा, जो सी हॉर्स है, अब सी हॉर्स बेसिकली एक फिश की प्रजाति है। जब ये फिश है तो फिश के पास होते हैं भाई गिल, मछली के पास गिल्स होते हैं। और मैमल्स में खास बात क्या है कि मैमल्स के पास लंग्स हैं, फेफड़े हैं, और उसकी वजह से उनको सांस लेना पड़ता है। तो समुद्र से इसको बाहर आना ही आना पड़ेगा सांस लेने के लिए। और फिश के पास में गिल्स हैं तो समुद्र से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। तो सी हॉर्स क्या है? फिश की प्रजाति। तो ये तो मैमल नहीं है। सी काउ यहां पर मैमल है। सी लायन अगेन ये भी मैमल है। सी लायन आपने बीचेस वगैरह पे देखा होगा, जैसे सील होती है ना, सील, सील देखा है आपने? मतलब ब्लैक कलर का, यहां पर वो एक एनिमल है, मैमल है, पानी में भी रहता है, बाहर भी रहता है। तो ये क्या है? सी लायन, ये भी एक मैमल है। तो फर्स्ट एंड थर्ड आर द करेक्ट वन। ऑप्शन नंबर 2 जो है यहां पर सही है। समझे? क्लियर हो गया? तो जो मैमल्स होते हैं ये वार्म ब्लडेड होते हैं, इनका खून थोड़ा गर्म होता है, वर्टिब्रेट स्पीशी है, इनकी रीढ़ की हड्डी होती है, इनके पास बैकबोन होता है, इनको सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है, अपने बेबीज़ को मिल्क फीड करते हैं। ये सारी फीचर्स होते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मैमल्स के। क्लियर हुआ? लेकिन मैमल्स के साथ साथ दोस्तों एक बात और सुनिएगा, जैसे मैमल्स वार्म ब्लडेड होते हैं ना, तो अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे एम्फीबियन, ये एम्फीबियन कोल्ड ब्लडेड होते हैं भाई। ठीक है, इनके खून का टेम्परेचर होता है कम, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। ठीक, चलो एक और डिफरेंस हम लोगों ने यहां पर समझ लिया। अगला न्यूज़ आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा शानदार, बहुत ही ज़्यादा काम का एंड बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। यहाँ से भी यूपीएससी ने सवाल पूछा हुआ है, तो बिल्कुल पैटर्न पे चल रहे हैं, लाइन टू लाइन सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो एक एक बात पढ़ लेना अच्छे से। इस आर्टिकल में एक पर्टिकुलर ग्रुप की बात कर रहे हैं जिसका नाम है CSPOC, जिसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ। ये बॉडी हाल ही में चर्चाओं में आ गई।
कारण क्या था? कारण ये था कि भारत के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इन्होंने हाल ही में 28th कॉन्फ्रेंस, जो 28वां कॉन्फ्रेंस है, कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ कॉमनवेल्थ इन न्यू दिल्ली, इसका उद्घाटन करा है। तो हाल ही में ध्यान में रखिएगा, एक पर्टिकुलर ये मीटिंग है, इस एक बॉडी है जिसका रिसेंटली उद्घाटन हुआ। इस बॉडी का मेन पर्पस है कि जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं, 56 देश हैं ऐसे जो कॉमनवेल्थ का हिस्सा हैं, तो इनके बीच में डेमोक्रेसी को कैसे बिल्टअप और ज़्यादा बेटर तरीके से करना है, इनके बीच में कैसे कॉपरेशन करना है, इन कंट्रीज़ की पार्लियामेंट कैसे आपस में कॉपरेट कर सकती हैं, ये मेन पर्पस होता है इस पर्टिकुलर इवेंट के अंदर में। हर 2 साल में इस इवेंट को कंडक्ट किया जाता है। इस बार ये इवेंट हुआ है भारत के अंदर, इसलिए ये ज़्यादा काम का है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ कॉमनवेल्थ। जो कॉमनवेल्थ देश हैं, अभी मैं आपको समझाऊंगा ये कॉमनवेल्थ देश कौन से होते हैं। अभी याद रखो 56 देश हैं ऐसे जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं। इन देशों के स्पीकर्स और इन देशों के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, ये सारे के सारे यहाँ पर इकट्ठे होते हैं इस पर्टिकुलर इवेंट में। और ये इवेंट की शुरुआत की गई थी 1969 के अंदर में। कब? 1969 के अंदर में। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है लूशियन लोमरेक्स, जो स्पीकर थे कैनेडियन हाउस ऑफ कॉमन सेक्रेटेरिएट के, तो उनके थ्रू यहाँ पर इसकी शुरुआत होती है। और आज ये जो बॉडी है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम CSPOC कह रहे हैं, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। भाई बहुत बहुत काम की इंफॉर्मेशन है, इसको स्टोर कर लेना कहीं पर कि अगर यहाँ से सवाल बना ना तो इसी पोर्शन से बनेगा यार। याद रखिए, क्वेश्चन बना तो इसी पोर्शन से बनेगा कि जो CSPOC है ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। ये फॉर्मल तौर पे किसी दूसरे, और कह सकते हैं जैसे हम कॉमनवेल्थ की जब बात करते हैं ना, तो इसमें कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन आता है, कॉमनवेल्थ सेक्रेटरीट आता है, इसमें कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग्स आता है। तो इनके साथ में यहाँ पर ये बिल्कुल भी एसोसिएट नहीं करता। ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, इन सबसे बिल्कुल हटकर है। एग्जाम में यूपीएससी ट्रैप कर दे क्या ये कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन से मिलता जुलता है, तो नहीं, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट बॉडी है। कौन सी बॉडी? CSPOC बॉडी की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब CSPOC हर 2 साल में इसका एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस होता है। इस बार इंडिया वाला ये कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन हुआ है, जिस वजह से ये चर्चाओं में है। कब होता है? हर साल ये कॉन्फ्रेंस होता है, हर 2 साल में कंडक्ट किया जाता है, स्पेशली जनवरी में। अभी भी जनवरी में कंडक्ट हुआ, जिस वजह से ये चर्चाओं में देखने को मिला। इसका मेन पर्पस यही होता है कि जितने भी कॉमनवेल्थ नेशंस हैं ये साथ में मिलकर आएँ, अपने देशों के बीच में पार्लियामेंट्री जो डेमोक्रेसी है इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, इन देशों की पार्लियामेंट आपस में कोऑपरेट करें, ये इनका मेन पर्पस होता है। दैट मीन्स ये जो CSPOC की हम बात कर रहे हैं, स्पीकर और प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ कॉमनवेल्थ नेशंस, ये कॉमनवेल्थ ग्रुप का एक छोटा सा पार्ट है। अब ये कॉमनवेल्थ है क्या? ज़रा बड़ी देर से कॉमनवेल्थ कॉमनवेल्थ कर रहे हैं, आइए समझते हैं। कॉमनवेल्थ दोस्तों एक खुद से बनाया गया बहुत बड़ा एसोसिएशन, वॉलंटरी एसोसिएशन। दुनिया के 56 देश इकट्ठे होते हैं और मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं कॉमनवेल्थ का। ये कौन सा ग्रुप है? ये 56 देश कौन से हैं? इनमें वो कंट्रीज़ हैं जो एक समय पर ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा हुआ करते थे। आप इमेजिन करो ब्रिटिशर्स का कितना बड़ा एम्पायर हुआ करता था दुनिया में, जहाँ जहाँ पर ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेज़ों ने राज किया। आज सिमट कर यहाँ पे ज़रा सा जगह पे यूनाइटेड किंगडम में रह गए हैं। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर दुनिया भर में काफ़ी सारी कंट्रीज़ में राज किया। तो ऐसी 56 कंट्रीज़ हैं जो ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में एक समय पर आती थी। उन सब ने मिलकर डिसाइड किया कि हम एक कॉमनवेल्थ ग्रुप बनाएंगे। तो ये एक वॉलंटरी एसोसिएशन के बेसिस पे एक कॉमनवेल्थ ग्रुप को बनाया गया। इस ग्रुप का कोई भी फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन, कोई संविधान नहीं है। इस ग्रुप पे कोई भी जबरन कोई चीज़ मनवाई नहीं जा सकती, कोई भी लीगल बाइंडिंग ऑब्लिगेशन नहीं है। ये सब देश चाह रहे थे, इसी बेसिस पे इकट्ठे हुए हैं, जिनका मेन पर्पस यही है कि भाई हमारा इतिहास एक जैसा है, ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर सब पे रूल किया है, तो डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस हमारे अभी साथ में मिलकर चलने चाहिए। इन सब चीज़ों के लिए ये ग्रुप जो है फॉर्म होता है। ठीक है, कॉमनवेल्थ के बारे में क्लियर हो गया। अब कॉमनवेल्थ की एग्जैक्ट जो शुरुआत है 1949 में की जाती है लंदन डिक्लेरेशन के माध्यम से। जितनी भी ब्रिटिशर्स की कॉलोनीज थी उनको साथ में यूनाइट करने के लिए, एक साथ लाने के लिए, समझे। फिर बाद में ये जो कॉन्सेप्ट है, वैसे पूरा का पूरा ये कॉन्सेप्ट 1926 में बालफोर डिक्लेरेशन से आया। धीरे धीरे करके कॉमनवेल्थ ये एक ग्रुप का फॉर्मेशन लेता है। तो आज कोई भी कंट्री ज्वाइन कर सकता है कॉमनवेल्थ को। तो सर ये कंपलसरी नहीं है कि कोई देश अगर ब्रिटिश एम्पायर के अंदर में नहीं था तो क्या वो कॉमनवेल्थ ज्वाइन कर पाएगा? बिल्कुल ज्वाइन कर पाएगा।
ठीक है, तो आज 56 कितने 56 कंट्रीज़ हैं दोस्तों इस कॉमनवेल्थ के अंदर में। लास्ट में जो सबसे आखिरी में 2 कंट्रीज़ ने ज्वाइन किया है उसमें है गैबोन और टोगो। याद रखना, ऐसा सवाल पूछता है यूपीएससी। 2025 का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, 2025 में हमने ये डिस्कस किया था, मतलब 2025 में सवाल ये पूछा यूपीएससी ने, नेटो में आखिरी 2 देश कौन से थे जुड़ने वाले लेटेस्ट कंट्रीज, ज़रा बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में। ऐसे ही यहाँ पर आप देख पाओगे 2022 में गैबोन और टोगो, ये 2 कंट्रीज हैं आखिरी कंट्रीज जिन्होंने कॉमनवेल्थ को ज्वाइन किया। कॉमनवेल्थ में 56 देश हैं, इनमें से सबसे छोटा कंट्री है नाउरू, जो छोटा सा आइलैंड नेशन है, और सबसे बड़ा कंट्री है पॉपुलेशन के बेसिस पे, वो है हमारा भारत यानी इंडिया। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के बीच में ही एक गेम्स भी होते हैं जिसको आप कई बार कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जानते हैं, हर 4 साल में कंडक्ट किया जाता है। तो आखिरी बार जो हुआ था वो 2022 में हुआ था। कहाँ पर? यूके के अंदर ब्रिमिंघम में। और अब 4 साल बाद यानी कि 22, 23, 24, 25, अब 26 के अंदर यानी इस साल कॉमनवेल्थ गेम्स होने हैं। कहाँ पे होगा ये? स्कॉटलैंड के अंदर ग्लासगो में, जहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की समिट भी हो चुकी है। वो कौन से नंबर की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की समिट थी, ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना फटाफट। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके ज़ुबान पर रटी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हाँ इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे वैसे अगर आप आखिरी 4 कंट्रीज़ को देखोगे जिन्होंने कॉमनवेल्थ को ज्वाइन किया है, उसमें मोजाम्बिक है, रवांडा है, गैबोन है, टोगो है। और ये इसमें से वो कंट्रीज़ हैं जिनका कोई हिस्टोरिकल रिलेशन ब्रिटिश एम्पायर के साथ में नहीं है। क्यों? क्योंकि एनी कंट्री कैन ज्वाइन द मॉडर्न कॉमनवेल्थ। ये मॉडर्न कॉमनवेल्थ ग्रुप को कोई भी देश ज्वाइन कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा हुआ था तभी उसको ज्वाइन कर पाएगा, ऐसा कोई कंपलसरी इनिशिएटिव इसमें नहीं है। ठीक है, फिर कॉमनवेल्थ के जब आप ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं तो उसमें 3 मेन ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं। पहला है कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट, इसका मेन पर्पस है आपस में सभी मेंबर्स को सपोर्ट करना और इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। दूसरा है कॉमनवेल्थ फाउंडेशन, इसका भी हेडक्वार्टर लंदन में है। फिर है कॉमनवेल्थ लर्निंग, इसका हेडक्वार्टर कनाडा के अंदर बर्नबे में है। तो ये एक छोटी सी बात हो सकती है जो एक चेंज लेकर आ सकती है हमारे क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, जो मेन कॉमनवेल्थ का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है वो लंदन में ही है। इंडिया पॉपुलेशन वाइज एक सबसे बड़ा कंट्री आपको कॉमनवेल्थ के अंदर में देखने को मिल जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं रिवाइज करना है तो रिवाइज कर लेना इन रिवीजन पॉइंटर्स के माध्यम से। ये सारी की सारी बातें हैं कॉमनवेल्थ के बारे में, कुछ की इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, एंड उसके बाद CSPOC के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें। यह है यूपीएससी का साल 2010 का एक बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट क्वेश्चन। 2010 में सवाल पूछा गया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको 2 पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, बताना है दोनों में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि जो कॉमनवेल्थ है हैज़ नो चार्टर, ट्रीटी और कॉन्स्टिट्यूशन। कॉमनवेल्थ का कोई भी ऐसा अग्रीमेंट, कोई भी चार्टर वगैरह नहीं है। तो सर अगर आप इसको 2010 के हिसाब से सॉल्व करोगे तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत है या सही है, बताओ? क्योंकि एक्चुअल फॉर्म में आप देखोगे 2012 में जाकर इस प्रकार से जो ये चार्टर है ना, ये अडॉप्ट कर लिया गया। 2012 में जो चार्टर है ये कॉमनवेल्थ ने अडॉप्ट कर लिया है, तो 2012 में एक चार्टर हमको मिल चुका है। नहीं तो फिर 2012 से पहले इसका कोई चार्टर नहीं था, इसको गवर्न करा जाता था अलग अलग लॉज के माध्यम से। ठीक है, तो आप देखोगे अभी के लिए जैसे 2010 के हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये गलत है। ठीक है, कि इसका कोई चार्टर नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर वैसे ही आप देख पाओगे दूसरा कहता है कि ऑल टेरिटरीज एंड कंट्रीज, कोई भी देश, कोई भी टेरिटरी जो एक समय पर ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में आ गई वो ऑटोमेटिक कॉमनवेल्थ का मेंबर बन जाती है। ऐसा नहीं है, वो अपने हिसाब से ज्वाइन करे ना करे उसके ऊपर डिपेंडेंट है, कोई लीगली बाइंडिंग इसमें ऑप्शन नहीं है। तो अगेन ये भी यहाँ पर ऑप्शन हमारा हो जाता है गलत, समझे? तो 2000 मतलब पहले आप देख पाओगे तो कॉमनवेल्थ चार्टर 2012 था, इससे पहले कोई ऐसा फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, बट इन प्रकार के डॉक्यूमेंट्स के थ्रू यहाँ पर ये मैनेज किया जाता था। समझे? क्लियर हो गया। बाकी सेशन ख़त्म। आज के हमारे एनालिसिस में इतना ही है। इसके बाद आपका द हिंदू का सेशन शुरू होगा अभी 7:30 से 8 के बीच में, उसको ज़रूर से देख लेना। बहुत काम का वीडियो होने वाला है। इसमें तो छोटे छोटे आर्टिकल्स, प्रीलिम्स के आर्टिकल, इधर उधर के अखबारों की चीज़ें कवर हो गई। मेन एडिटोरियल, मेंस की प्रैक्टिस भी तो करनी है, दोनों की साथ में प्रिपरेशन करनी है। तो वो सारी डिटेल्स आपको मिलेंगी द हिंदू वाले वीडियो में, उसको ज़रूर से देखो। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।